हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। एकेटीयू सिविल सेकंड ईयर के बच्चों के लिए जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं एंड दिस इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ अवर यूनिट नंबर 1। आज के लेक्चर के कंटेंट्स हैं रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम। ठीक है, रिजिड बॉडी के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, इसके बारे में डेफिनेशन देखेंगे और रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम क्या होता है ये समझेंगे। इंट्रोडक्शन टू द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, क्लासिफिकेशन देखेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का दायरा क्या है, क्या क्या इसमें आता है, राइट। फोर्स सिस्टम, टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम क्या होता है, कितने तरीके के फोर्स सिस्टम होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्सेस एंड देन रिजल्टेंट ऑफ द टू कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। देखो रिजल्टेंट, ये सारी टर्म फोर्स के बारे में भी आपने पहले से आइडिया है आपको, मैकेनिकल फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हो, राइट। तो थोड़ा बहुत वैसा भी कंटेंट रहेगा और कुछ नया कंटेंट रहेगा जो कि आपके पीवाईक्यू के हिसाब से रहेगा। सिविल वाले बच्चे क्या पेपर किस तरीके से आता है उस तरीके से ये पूरा लेक्चर उसी लाइन ऑफ एक्शन पे होने वाला है। और एकेटीयू के पीवाईक्यू, ये जो कंटेंट आपको नजर आ रहा है इसके जो पीवाईक्यूज हैं, ये सारे के सारे पीवाईक्यूज आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। नाउ स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको दिखा देता हूं आज के लेक्चर के जो कंटेंट हैं उससे रिलेटेड पिछले 5 से 6 साल में एकेटीयू ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में कौन कौन से पीवाईक्यू पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इस स्लाइड्स में आप देख रहे हो, बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो कि इस कंटेंट से रिलेटेड पूछे गए हैं। और इस स्लाइड्स में आप देख रहे हो कि ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो कि एकेटीयू ने पूछे गए हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में जो कंटेंट मैं डिलीवर करूंगा उस कंटेंट में ये सारे के सारे 11 पीवाईक्यू क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाएंगे और लास्ट में एक बार फिर से हम इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट, एक बार स्टार्ट करने से पहले मैं सिविल के बच्चों, सेकेंड ईयर के बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन में कॉम्बो पैक लॉन्च हो चुका है सिविल वाले बच्चों के लिए। बच्चों के पास दो ऑप्शन है, एक पहला ऑप्शन है जिसमें वो सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 इन दोनों का ही कॉम्बो पैक इनरोल करा सकता है, परचेज कर सकता है गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन में। जो सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 का कॉम्बो पैक अगर स्टूडेंट लेता है तो उसमें मैथ 4 इंक्लूडेड है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि स्टूडेंट केवल सेमेस्टर 3 के 5 सब्जेक्ट गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन में जाके इनरोल करा सकता है। दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी के बारे में देखो आप लोगों ने वैसे पहले पढ़ रखा है, जब आप क्लास 11th की फिजिक्स में एंटर करते हो तो सबसे पहला जो सामना होता है वो मैकेनिक्स से ही होता है। और मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी की डेफिनेशन बहुत ही कॉमन है। अगर आप बच्चों को अगर याद आ रही होगी तो बहुत ही कॉमन सी डेफिनेशन ये है रिजिड बॉडी की। सपोज कोई सॉलिड बॉडी है, उस पर आप फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पर 1 2 3 4 कई तरीके के आप फोर्स लगा रहे हो और फोर्स लगाने के बाद भी उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो वो रिजिड बॉडी कहलाएगी। या फिर ऐसे समझो, डिफॉर्मेशन को आप ऐसे समझ सकते हो, अगर कोई रिजिड बॉडी है ना, एक रिजिड बॉडी है तो वो करीब करीब हजारों लाखों पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है ना। तो कोई से भी दो बिंदु हैं, अगर मैं कह दूं इनके दो दो बिंदु हैं, लेट अस से पी और क्यू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स, है ना। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, लेट अस से 4 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है। मैं बहुत तरीके के फोर्सेस अगर इसमें लगा रहा हूँ, F1 लगा रहा हूँ, F2 फोर्सेस लगा रहा हूँ, है ना, 10 न्यूटन का, 20 200 न्यूटन का, 400 न्यूटन का फोर्स अगर मैं चारों दिशाओं से लगा रहा हूँ, उसके बाद भी इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। तो दैट इज द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ द रिजिड बॉडी। कितना भी उसमें फोर्स लगा लो, दो पार्टिकल या दो पॉइंट्स के बीच की दूरी इसमें चेंज नहीं होती है, राइट। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है ये हम पढ़ रहे हैं। दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हो कि रिजिड बॉडी पे कितना भी फोर्स लगा लो भैया, उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है, राइट। तो इन मैकेनिक्स द रिजिड बॉडी इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट वेयर द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स बिटवीन द बॉडी रिमेन कांस्टेंट। ये बात मैंने बता दी आपको, रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस और टॉर्क। देखो एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई कर सकते हो। टॉर्क क्या होता है, अगर आप उसे बॉडी को मरोड़ रहे हो, मतलब ऐसे करके रोटेट कर रहे हो, तो ये टॉर्क लगाना हो गया। इसेंशियली it's an object that does not deform under the load. It means the shape and size of the rigid body remain unchanged. ठीक है, तो ये बात मैंने बता दी। इसमें आप ये वर्ड याद रखो हमेशा, शेप एंड साइज। कोई भी शेप है या साइज है उसका बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा फोर्स लगाने की वजह से। दिस इज द आइडियलाइजेशन। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब हम समझ सकते हैं कि रिजिड बॉडी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है,
राइट। किसी भी बॉडी पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो कोई नन्ना मुन्ना सा डिफॉर्मेशन जरूर होगा, ठीक है। भले ही 0.1 mm का हो, 0.001 mm का हो, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन उसमें जरूर होता है। परफेक्टली कोई रिजिड बॉडी हमारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है। कोई सॉलिड मटेरियल ऐसा नहीं है जिसपे आप फोर्स लगाएंगे तो उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा। अगर आपको याद आ रहा होगा क्लास 11 की फिजिक्स में आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन का कंसेप्ट पढ़ा होगा। स्ट्रेन क्या कहलाता था? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक। तो इन एक्चुअल में बॉडी जो है वो डिफॉर्म करती है ना, उसकी मैकेनिक्स हम अलग से पढ़ते हैं। तो ये एक आइडियलाइजेशन कंसेप्ट है जो कि रियल वर्ल्ड ऑल द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कैन डिफॉर्म सम एक्सटेंट बट इट इज यूजफुल टू मतलब मैंने बता दिया कि एक्चुअल में जरूर से थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन होता है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं कि बहुत सारी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना, हम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि बॉडी जो है वो रिजिड बॉडी है। इसमें हम एजम्पशन ले लेते हैं। अब आपके सिलेबस में सबसे पहला ही टॉपिक यूनिट नंबर 1 का जब आप सिलेबस देखोगे, सबसे पहला ही टॉपिक दे रखा है रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम। हालांकि इक्विलिब्रियम की बातें अभी मैंने आपको बताई नहीं है और मैं भी अभी दूसरे या तीसरे लेक्चर में जाके आपको बताऊंगा, लेकिन इक्विलिब्रियम के नाम से ही तुरंत बच्चों को समझ में आ जाता है कि बॉडी अगर रेस्ट की कंडीशन में है तो भाई इक्विलिब्रियम में है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये बॉडी है, इस पे 1 2 3 अलग अलग डायरेक्शन से फोर्सेस लग रहे हैं और ये बिल्कुल अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, ये स्टैटिक की कंडीशन में है, तो तुरंत ही आप समझ जाओगे ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, यानी ऐसी बॉडी जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है वो तो हो गया रिजिड बॉडी। और ये अपनी जगह से अगर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में, स्टैटिक की पोजीशन में है तो ये रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम कहलाएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन हो जाता है बच्चों को। देखो अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इसमें 2-3 डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा हूं और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ध्यान से देखो, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो भी ये रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम ही कहलाएगा। समझ गए मेरी बात? और अगर अगर मैं इस तरीके से फोर्स लगा रहा हूं कि इसके अंदर एक रोटेशनल टेंडेंसी आ गई, समझ गए? अगर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं कि ये रोटेशनल टेंडेंसी आ रही और ये रोटेशनल टेंडेंसी इस तरीके से आ रही है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसकी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही है तो भी ये रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम ही कहलाएगा। देखो अगर स्टेशनरी कंडीशन में है तो ऑब्वियस ही बात है इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, लेकिन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी की कंडीशन में है तो भी ये रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में ही कहलाएगा। तो आप दो सीधा सीधा इसमें दो वर्ड याद रखो कि अगर ये लीनियर इक्विलिब्रियम में है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है देन द बॉडी इज सेड टू बी इन रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम। जो डेफिनेशन है वो एक बार देख लेते हैं। रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ बॉडी वेयर इट इज नॉट एक्सपीरियंस एनी चेंज इट्स लीनियर और एंगुलर मोमेंटम। ये बात मैंने बता दी कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। या हम देखो मोमेंटम मतलब जैसे भी समझ लो आप, दिस मींस द बॉडी इज आइदर एट द रेस्ट और मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये बात मैंने आपको बता दी। फॉर द रिजिड बॉडी टू बी इक्विलिब्रियम, इसके अंदर ट्रांसलेशन मतलब लीनियर हो गया, है ना, लीनियर और रोटेशनल या ट्रांसलेशन और रोटेशनल इक्विलिब्रियम इसमें होना चाहिए। तो फॉर अ रिजिड बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम द नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्सेस, है ना, एंड द नेक्स्ट एक्सटर्नल मूवमेंट। अब देखो ये कुछ कुछ टर्म है जो यहाँ पर आ गई हैं, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। मूवमेंट क्या होता है मैंने बताया ना, मूवमेंट क्या होता है, किसी फोर्स को अगर लगा रहा हो वो रोटेट कर जा रहा है तो रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड मूवमेंट, राइट। तो अगर उसमें नेट एक्सटर्नल फोर्सेस भी जीरो होने चाहिए और कोई भी एक्सटर्नल मूवमेंट नेट इसमें एक्ट नहीं करना चाहिए, तब ये कहलाएगी रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम। नाउ मैकेनिक्स को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं? देखो बहुत ही फंडामेंटल चीज है और आपने पहले भी ये देखो, ये मैं यहाँ से हट जाता हूँ। आप देखो ये चीज बिल्कुल भी नया नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने जब अगर कंपटीशन की तैयारी करी होगी या फिर आपने 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ रखी होगी तो ये डायग्राम आपने जरूर देखा होगा। सबको पता है भाई स्टैटिक्स क्या होता है और डायनेमिक्स क्या होता है। अगर मैं बात करूं इस डायग्राम की तो इस डायग्राम में केवल और केवल हम बात कर रहे हैं रिजिड बॉडी की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिजिड बॉडी की, जो कि आपके सिलेबस में केवल रिजिड बॉडी का ही कंसेप्ट है ना। अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिविल वाले बच्चों के लिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिलेबस की बात कर रहा हूं तो रिजिड बॉडी की ही मैकेनिक्स आपको पढ़नी है। तो इट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, वन इज स्टैटिक्स एंड वन इज डायनेमिक्स। अच्छा और क्या पढ़ोगे आप? और आप पढ़ोगे इसमें मैकेनिक्स में एक तो फ्लूइड मैकेनिक्स होती है, दैट फ्लूइड मैकेनिक्स जो कि इस सेमेस्टर में बच्चे पढ़ भी रहोगे आप लोग, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो ना इस सेमेस्टर में। तो ये भी एक तरीके का मैकेनिक्स की ही ब्रांच होती है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेस होती हैं,
इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेस होती हैं। नंबर 1 मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, नंबर 2 मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स या फ्लूइड मैकेनिक्स, और नंबर 3 होती है मैकेनिक्स ऑफ डीफॉर्मेबल बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ डीफॉर्मेबल बॉडी। इसी को बोल देते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। एक अलग से सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ डीफॉर्मेबल बॉडी। डीफॉर्मेबल बॉडी का मतलब ये हो गया कि अगर मैं बॉडी पे अगर फोर्सेस अप्लाई कर रहा हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा, भले ही 0.01 mm का हो या 0.1 mm का हो, थोड़ा थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन इसमें होना ही होना है। तो ये जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी कहते हैं इसे हम, ये आप अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। सिविल वाले बच्चे एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का कंसेप्ट आ जाता है। शायद कुछ बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे, जहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कंसेप्ट आ जाता है वो कहलाता है मैकेनिक्स ऑफ डीफॉर्मेबल बॉडी। अब इसको समझ लेते हैं। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स होते हैं। स्टैटिक्स का मतलब बॉडी अगर रेस्ट की कंडीशन में है तो भैया स्टैटिक्स हो गया। डायनेमिक्स अगर बॉडी मोशन की कंडीशन में है तो डायनेमिक्स हो गया। डायनेमिक्स की 2 ब्रांचेस होती हैं, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में अगर आपको याद आ रहा होगा कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में आ रही है तो उसके पीछे की वजह है, उसके पीछे का कुछ कारण है। वो कारण क्या है? फोर्स। तो फोर्स के बारे में यहाँ कोई चर्चा नहीं करते हैं। जबकि काइनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है, डायनेमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जहां पर हम फोर्स को भी कंसीडर करते हैं। कॉज ऑफ मोशन, मोशन किस वजह से हो रहा है, इसको भी हम कंसीडर करते हैं, राइट। तो देखो अब इसको और थोड़ा सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ, तो हटा देते हैं, ये सब हमारे किसी काम का नहीं है, ये आप बाद में पढ़ोगे। इसको और सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊं, काइनेमेटिक्स में जो V इजिकल टू यू प्लस ए टी है ना, S इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए क्या हो गया? एक्सेलरेशन। जहां पर एक्सेलरेशन की बातें हो जाएंगी तो वो समझो डायनेमिक्स आ गया। जहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बातें होंगी, जबकि स्टैटिक्स में कहीं भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की बातें नहीं होंगी। वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये जो इक्वेशन लगाते हैं ये लगाते हैं हम काइनेमेटिक्स में, ठीक है। और काइनेटिक्स में क्या लगाते हैं? काइनेटिक्स में लगाते हैं ये वाली इक्वेशन तो लगाते हैं, प्लस F इजिकल टू एम ए, प्लस F इजिकल टू एम ए, ये एक एडिशनल इक्वेशन हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल में। तो ये सब बातें हम करेंगे यूनिट नंबर 4 में, इसी सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 4 में काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स को जो भी पोर्शन आपका देखो, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग सिलेबस डिजाइन करती है और सारे सिलेबस थोड़े थोड़े डिफर करते हैं। तो जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड डायनेमिक्स का जितना पोर्शन होगा वो हम जरूर कवर करेंगे। उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बातें, या उसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन F इक्वल टू m इन सब की चर्चा होगी, ठीक है। तो क्योंकि ये PYQ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे, एक बार क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी पूछ लिया गया था। तो क्लासिफिकेशन के साथ अगर एक एक दो लाइनें लिख दोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो इसको एक बार देख लो, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, इसको आप रीड आउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो स्टैटिक्स मैंने बता दिया, अगर बॉडी अगर रेस्ट में है या फिर इक्विलिब्रियम में है, देखो रेस्ट में है या फिर अगर उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो भी वो स्टैटिक्स में ही आएगा, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है कोई बॉडी, फोर्स किसी ब्रिज पे लग रहा है, अगर किसी बिल्डिंग पे लग रहा है, देखो ब्रिज और बिल्डिंग स्टैटिक कंडीशन में रहता है, कोई स्टेशनरी मशीन पे जो लगने वाले फोर्स हैं, इन सब की चर्चा हम करेंगे स्टैटिक्स में। अगर हम बात करें डायनेमिक्स में, तो डायनेमिक्स में हम बात करते हैं जब बॉडीज मोशन में आ जाती है। जैसे कोई कार अगर मोशन कर रही है, कोई रॉकेट में अगर मोशन हो रहा है, कोई मशीन अगर मोशन कर रही है, देखो मशीन से तुरंत ही इमीडिएटली आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई मैकेनिकल में वर्कशॉप में गए हो गया, बीटेक फर्स्ट ईयर में वर्कशॉप में बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं। मशीन जब चलती है तो उसमें कंपोनेंट क्या है, रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं। तो उसमें जो आपकी मैकेनिक्स होती है वो सब डायनेमिक्स वाली लगती है। हम कह सकते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स में आ गई काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, सबकी एक एक लाइन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या करा, विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस, और यहाँ पर कॉज ऑफ मोशन को हमने कंसीडर किया, यानी जो फोर्सेस हैं कॉज ऑफ मोशन है उसको कंसीडर किया। तो ये थोड़ा थोड़ा एक एक दो लाइन की डेफिनेशन आप लोग देख लेना, क्योंकि PYQ में ये क्वेश्चन आ चुका है, क्लासिफिकेशन ऑफ द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, राइट। अब बात करेंगे फोर्स के बारे में। देखो फोर्स के बारे में आप सब कुछ फोर्स के बारे में, अगर मैं इस पूरे सब्जेक्ट की बात करूं तो फंडामेंटल क्या है, फोर्स। और फोर्स के बारे में और कुछ भी नया नहीं है, सबको पता है। आप लोग को ये तो पता ही है स्केलर क्वांटिटी भी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, इतना तो हर बच्चे को रट्टाफिकेशन होता है भाई। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि जहां पर केवल मैग्नीट्यूड मैटर करता है, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। और अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी में
डायरेक्शन भी होती है और एज वेल एज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही होती हैं वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है हमारी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स की डेफिनेशन भी आपको पुश और पुल वाली जो डेफिनेशन है मेरे ख्याल से स्कूल टाइम से आप पढ़ते चले जा रहे हो, तो क्या है फोर्स में भी डिफाइन एज अ पुश और पुल विच आइदर चेंजेस और टेंड्स टू चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। तो अगर किसी बॉडी पे अगर पुश कर रहे हो पुल कर रहे हो तो दो बातें होंगी, या तो वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगी, और अगर मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाएगी। तो ये फोर्स की डेफिनेशन हो जाती है। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फोर्स की, तो ये तो मैंने बता दिया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये भी समझ में आपको आ रहा है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्स, नेचर ऑफ द फोर्स या तो पुश होता है या पुल होता है ना, या फिर हम कह सकते हैं या तो टेंसाइल होता है या कंप्रेसिव होता है। देखो अगर किसी बॉडी को आप स्ट्रेच कर रहे हो तो वो टेंसाइल हो गया, और अगर किसी बॉडी को अगर आप कंप्रेस कर रहे हो तो ये कैसा हो गया, कंप्रेसिव फोर्स हो गया। तो दो तरीके का फोर्स होता है, पुश और पुल। ये हो गया आपका पुल और ये हो गया पुश, या टेंसाइल और कंप्रेसिव भी इसका नाम हम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका नेचर हो गया। नाउ इट इज हैविंग सम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, लेट अस से ये पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट ए पे अगर कोई फोर्स लग रहा है एफ, तो किसी पॉइंट पे लग रहा है, बॉडी पे किसी पॉइंट पे लग रहा है, इट हैज सम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अच्छा एक चीज मैं और बताऊंगा, हालांकि ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी में आ जाएगा। अगर फोर्स ए पॉइंट पे लग रहा है, इसको मैं ट्रांसमिट कर सकता हूँ, इसको मैं पॉइंट बी पे ट्रांसमिट कर सकता हूँ, इस फोर्स को एफ। ठीक है, तो ये अलोंग देयर लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स अगर लग रहा है तो उसकी कुछ लाइन ऑफ एक्शन है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन ऑफ एक्शन पे मैं फोर्स को ट्रांसमिट कर सकता हूं। तो इसको भी आगे देखेंगे हम, क्या है ये फोर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ चुका है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ चुका है। मैं पीवाईक्यू जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे, तो ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको अच्छे से एक बार इमेजिन कर लो तो आपका यूनिट नंबर 1 बहुत ही आसान लगने लगेगी, क्योंकि ये कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट बार बार ये न्यूमेरिकल में भी और कंसेप्ट में भी रिपीट होगा। तो इस क्लासिफिकेशन को आप बहुत अच्छे से समझो, यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं अगर आपने फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रखा होगा, है ना, तो उसमें ये क्लासिफिकेशन जरूर जरूर किया होगा, लेकिन इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम, टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम देखो, अगर बहुत तरीके के सेवरल फोर्स किसी बॉडी पे लग रहे हैं, सेवरल फोर्सेस अगर बॉडी पे लग रहे हैं, तो दे आर मेकिंग अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब कौन कौन से फोर्सेस लग सकते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, या तो कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर का मतलब क्या हो गया, अगर 2D फोर्स है, 2D फोर्स सिस्टम है, कोप्लेनर का मतलब हो गया कि अगर एक्स और वाई प्लेन है तो केवल एक्स और वाई प्लेन में लग रहा है। नॉन कोप्लेनर का मतलब हो गया 3D फोर्स सिस्टम, राइट। 3D फोर्स सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि देखो अगर ये एक्स वाई प्लेन में भी हो सकता है, और वाई और जेड प्लेन में भी हो सकता है, यानी हमारे पास तीन प्लेन हो गए, या तो एक्स वाई प्लेन में फोर्सेस लग रहे होंगे, या एक्स वाई वाई जेड में लग रहे होंगे, या जेड एक्स प्लेन में लग रहे होंगे। तो ये तो नहीं, थोड़ा मैंने गलत बता दिया। अगर फोर्सेस तीनों तीनों प्लेन में अगर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं बता दूं, या तो फोर्सेस कोप्लेनर में क्या हो रहा होगा, या तो फोर्सेस एक्स वाई में लग रहे होंगे, या वाई जेड में लग रहे होंगे, या जेड एक्स में लग रहे होंगे। और यहाँ 3D फोर्स सिस्टम में तीनों में ही एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो उसके एग्जाम्पल समझेंगे, वन बाई वन देख लेते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल देखेंगे, राइट। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या हो गया, एक ही लाइन में है। अगर ये फोर्स F1 लग रहा है और इसी लाइन में एक फोर्स F2 लग रहा है, तो ये क्या हो गया, एक ही लाइन ऑफ एक्शन है, इनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, तो ये कोलिनियर हो गया। अच्छा, लाइन ऑफ एक्शन अगर ये F1 लग रहा है तो हो सकता है ये F2 अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, तो ये भी कोलिनियर फोर्स, एक ही लाइन में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो दे आर कॉल्ड कोलिनियर फोर्स सिस्टम। ठीक है, अगर कॉन्करेंट की बात करो, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्करेंट, और मैं उम्मीद करता हूं कॉन्करेंट के बारे में आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार मुझे बताना ही है आपको। कॉन्करेंट का मतलब है कई सारे फोर्सेस अगर एक ही बिंदु से पास हो रहे हैं तो दे आर मेकिंग अ सिस्टम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। देखो बहुत सारे फोर्स हैं, अगर लेट अस से एक F1 फोर्स है ना, एक F2 फोर्स है, एक F3 फोर्स है, और एक F4 फोर्स है, ये F4 हो गया। ठीक है, अगर ये एक ही बिंदु से होके जा रहे हैं, ये पॉइंट नंबर ए है, अगर ये सारे एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं,
इनका जो मिलाप हो रहा है, इनका मिलन हो रहा है, एक ही बिंदु पे हो रहे हैं, देन दे आर मेकिंग अ सिस्टम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, कई सारे 4-5 फोर्सेस या 10 फोर्सेस अगर एक ही बिंदु से अगर पास हो रहे हैं तब ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पैरेलल फोर्स सिस्टम। पैरेलल फोर्स सिस्टम क्या हो गया? देखो यहाँ पर कोलिनियर में मैंने बताया कि अगर ये फोर्स F1 है तो इसके इसी लाइन पे होगा F2। पैरेलल का मतलब हो गया कि इसके पैरेलल है। ठीक है, अब पैरेलल एक ही डायरेक्शन में भी हो सकता है और पैरेलल अलग अलग डायरेक्शन में भी हो सकता है। ये F1 अगर इधर जा रहा है तो हो सकता है ये F2 अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए तो अलग अलग डायरेक्शन में भी जा सकता है। लाइक पैरेलल भी हो सकता है और एंटी लाइक पैरेलल भी हो सकता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। नेक्स्ट इज नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, हालांकि इसकी प्रॉब्लम आप करोगे यूनिट नंबर 3 में जाके करोगे। अगर कोई बीम है या कोई, चलो छोड़ो बीम का एग्जांपल ही लेते हैं, बीम कोई अगर बॉडी है, इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है ना, इसको दिखाते हैं। अगर ये फोर्स F1 ऐसे लग रहा है ना, ये फोर्स F2 लग रहा है और ये फोर्स अगर F3 लग रहा है, कोई फोर्स अगर F5 लग रहा है या F4 हो गया। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि ये सारे सारे के सारे फोर्स एक ही बिंदु पर मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं हमें, है ना, एक ही बिंदु से पास ऑन नहीं हो रहे हैं। अगर एक ही बिंदु से पास ऑन हो रहे होते तब तो ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बन जाता। क्योंकि ये अलग अलग बिंदु से पास हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कैसा सिस्टम हो गया? नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल। देखो पैरेलल भी नहीं है, चारों फोर्स की बात करेंगे, चारों फोर्स आपस में पैरेलल नहीं है। या फिर नॉन पैरेलल को अगर भूल भी जाओ तो बस ये समझ लो, मोटा मोटा आपको केवल दो ही फोर्स समझने हैं, कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब जो फोर्सेस अगर एक ही बिंदु से होके पास हो रहे हैं तो वो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हो गया। अगर वो अलग अलग बिंदु से होके पास हो रहे हैं तो ये हो गए नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई। तो अभी हम बात कर रहे थे 2D फोर्स सिस्टम की, जो कि एक ही प्लेन में है ना। तो ये नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या हो गया? जो एक ही प्लेन में नहीं है। कोप्लेनर का मतलब क्या हो गया? जो एक ही प्लेन में या एक्स वाई में या वाई जेड है या जेड एक्स में। नॉन कोप्लेनर का मतलब हो गया जो अलग अलग प्लेन में एग्जिट कर सकते हैं। तो इसमें भी वही हो गया, देखो कॉन्करेंट हो गया और नॉन कॉन्करेंट हो गया, है ना। ये पैरेलल फोर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। तो इसमें भी कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट का मेन एग्जांपल हो गया, इसमें भी कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट का मेन एग्जांपल रहेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर डायग्राम देख रखे हैं, यहाँ पर डायग्राम आप समझ सकते हो। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे आप देख रहे हो, ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना। यहाँ पर आप समझ जाओगे, देखो इसमें कुछ ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। अगर एक ही लाइन में ये आप देख रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। कोप्लेनर पैरेलल, कोप्लेनर पैरेलल, देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन ये चारों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कोप्लेनर लाइक पैरेलल, और ये एंटी लाइक हो गए, है ना। कोप्लेनर कॉन्करेंट आप देख रहे हो, ये सारे के सारे फोर्सेस 1 2 3 4 ये सारे के सारे एक ही बिंदु से होके जा रहे हैं तो कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स हो गया। ये आप देख पा रहे हो किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रहे हैं ये नॉन कॉन्करेंट है, क्योंकि एक ही बिंदु से होकर नहीं जा रहा। अगर हम 3D की बात करें, है ना, ये पैरेलल हो गया। यहाँ पर आप देखो एक्स वाई जेड तीनों ही प्लेन दिखाए हैं और ये पैरेलल फोर्स हो गए। यहाँ पर देखो नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट, ये इंपॉर्टेंट है। आप समझो कि जैसे कैमरा स्टैंड होता है, आप ट्राइपॉड देखा होगा, आपने ट्राइपॉड देखा होगा। ट्राइपॉड, ट्राइपॉड कैसा होता है? इस तरीके से रहता है ना। और उस पर ये कैमरामैन क्या करता है? कैमरामैन कैमरा रख देता है और फोटो क्लिक करता है, शादी ब्याह में हमने देखा होगा। तो ये ट्राइपॉड हो गया, ये आपका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है 3D फोर्स सिस्टम का। 3D फोर्स सिस्टम में कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, देखो इसकी जो तीनों टांगे हैं, ट्राइपॉड की जो तीनों टांगे हैं वो एक ही बिंदु से होके जा रही हैं, इस पे जो फोर्स लग रहा है तो ये कहलाता है, ये आपका कुछ कुछ उसी तरीके का है डायग्राम। अगर सारे फोर्सेस एक ही बिंदु से होके जा रहे हैं लेकिन एक ही प्लेन में नहीं है तो ये क्या बनाएंगे? नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कैसा भी बना दो आप, रैंडम सा फोर्स सिस्टम बना दो, कोई एक इधर दिखा दो एक्स वाई जेड लगा के, एक इधर इधर उधर कहीं भी दिखा दो आप, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। क्योंकि ये सिस्टम फोर्स सिस्टम लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में एक एक दो दो लाइनें आप एग्जाम में जरूर लिख देना। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, ये भी आपका PYQ में आ चुका है, प्रिंसिपल ऑफ
ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस पीवाईक्यू में आ चुका है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आप समझो, जो मैंने आपको बताया लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन भी पूछा जाता है, 2 नंबर भी पूछा जा सकता है कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है। किसी भी फोर्स की कोई लाइन ऑफ एक्शन होती ही होती है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि अगर ये फोर्स ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये पूरा आगे, एक आगे लकीर इधर खींच दो, एक लकीर इधर खींच दो, ये पूरी इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। अगर कोई फोर्स ऐसे लग रहा है तो एक आगे आपने लकीर खींच दी, एक पीछे आपने लकीर खींच दी, है ना, लाइन ऑफ एक्शन। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। बहुत आगे तक, एक 2-3 मीटर आगे, 2-3 मीटर पीछे, तो आगे तक जहां भी इसका इफेक्ट है, तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कह रहा है अगर ये फोर्स देखो पहले डायग्राम में, अगर ये फोर्स पॉइंट नंबर ए पे लग रहा है, ठीक है, तो मैं इसे पीछे खिसका सकता हूँ, पीछे भी खिसका सकता हूँ और आगे भी खिसका रहा हूँ। अब यहाँ पर एग्जाम्पल उन्होंने पीछे खिसका रखा है, ठीक है, तो इसको मैं अगर मैं पीछे खिसकाऊंगा तो ये पॉइंट नंबर बी पे शिफ्ट किया जा सकता है। ये कह रही है इस बात का अधिकार आपको कौन दे रहा है कि अगर आप देखो न्यूमेरिकल करते समय जब फोर्स को आप आगे पीछे करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फोर्स को आगे पीछे करना पड़ेगा। तो इस बात का अधिकार आपको दे रहा है कि आप फोर्स को उसके लाइन ऑफ एक्शन पे आगे भी कर सकते हो और पीछे भी कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो ए पॉइंट पे अगर एक फोर्स एफ लग रहा है तो मैं पीछे खिसका दूंगा उसे बी पॉइंट पे, या फिर बी पॉइंट पे कोई फोर्स लग रहा है तो मैं आगे खिसका सकता हूं उसे ए पॉइंट पर। सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड सेम लाइन ऑफ एक्शन रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इट स्टेट दैट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स मे बी चेंज टू any other point along the line of action of the force without any change in its external effect produced by the force। यानी फोर्स अगर ये 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, पीछे खिसका दिया 100 न्यूटन का ही रहेगा, तो ऊपर की साइड ये 100 न्यूटन का जो फोर्स इफेक्ट ला रहा था बॉडी में, वही ये वाला 100 न्यूटन भी लाएगा। इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक थ्योरम आती है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ना हमें जरूरी है ताकि हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी को प्रूव कर सकें। राइट, तो पहले बहुत आसान सी थ्योरम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको ऐसे समझो आप, एक कोई रिजिड बॉडी है, इसको अभी छुपा लो, आप इसको हाइड कर लो अभी, इस पॉइंट नंबर बी को हाइड कर लो। कोई एक रिजिड बॉडी है, इसके पॉइंट ए पे एक फोर्स लग रहा है एफ, जिसके पॉइंट ए पे एक फोर्स लग रहा है एफ। मैंने एक रैंडम पॉइंट ले लिया बी, और इस बी पे क्या करा, इस बी के ऊपर एक फोर्स लगा दिया एफ और एक नीचे फोर्स लगा दिया एफ। क्या फर्क पड़ेगा कुछ? वैसे कॉमन सेंस की बात करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसकी यूनिट है 100 न्यूटन, तो मैंने बी पे 100 न्यूटन आगे पीछे, अगर देखो जैसे टग ऑफ वॉर होता है, टग ऑफ वॉर में अगर 100 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 100 का इधर लग रहा है, तो भाई बीच में तो स्टैटिक कंडीशन ही रहती है ना रस्सी इधर जाएगी ना रस्सी उधर जाएगी। तो इसी तरीके से आपने बी पे एक फोर्स लगा दिया ऊपर की ओर और नीचे की ओर, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जो इस फोर्स का, जो एफ का, जो ए पॉइंट पे जो एफ फोर्स लग रहा था, इसका जो इफेक्ट है ये अनचेंज रहेगा, ये कुछ भी चेंज इसमें नहीं होगा। तो ये कहलाती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसने कहा कि दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट action given by the system of forces on a rigid body will be no way change if the another force of system is added or substituted। तो इसे कह रहा है कि बी पे अगर एक फोर्स ऐड और सब्सट्रेट कर दिया तो ओवरऑल इस सिस्टम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये एग्जांपल के साथ इसे आप रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये एग्जांपल के साथ मैंने बता दिया, अगर रिजिड बॉडी ए पे अगर फोर्स लग रहा है और दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दिए गए पॉइंट नंबर बी पे, ठीक है, तो कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा। नो वे चेंज और अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, है ना, तो नो वे चेंज और अफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी एज दे कैंसिल ईच अदर, क्योंकि पॉइंट नंबर बी के जो फोर्सेस हैं ये तो आपस में कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ओवरऑल बॉडी पे एक्सटर्नल कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यहां पर देखो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ये प्रूफ पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर पेपर में, है ना, मैंने स्टार्टिंग की स्लाइड्स में भी आपको दिखाया था। तो प्रूफ पूछा गया है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का, बस सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प से प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी को प्रूव कर सकते हैं। इस डायग्राम को देखो, बाकी इसको रीड आउट कर लेना आप। लेट अस से पॉइंट नंबर ए पे एक फोर्स लग रहा है एफ,
लेट अस से पॉइंट नंबर ए पे एक फोर्स लग रहा है, मैंने पॉइंट नंबर बी को, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन मुझे क्या कह रहा है कि पॉइंट नंबर बी पे मैं एक फोर्स लगा सकता हूं F2 और F1। ये कह रहा है कि भाई F1 और F2 की वैल्यू कितनी है, वो F के ही बराबर है, F1 और F2 बराबर है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन से मुझे इस बात की आजादी मिल जा रही है कि पॉइंट नंबर बी पे मैं फोर्स लगा रहा हूं F1 और F2 जो कि F के बराबर है, तो ये आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, यानी ओवरऑल इस पे कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट आएगा नहीं और इसकी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होने वाली है, राइट। तो यहाँ पर इतना काम हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। अब आप ध्यान से देखो, अगर ये फोर्स F है ना, और अगर मैं इतना पोर्शन ले लूं, इतना पोर्शन अगर मैं ले लूं सिस्टम में, तो ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। अगर ये 100 न्यूटन है, ये 100 न्यूटन है, तो ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट कर जाएंगे। जब कैंसिल आउट कर जाएंगे तो बचेगा क्या, ओवरऑल क्या बचेगा भाई, ओवरऑल क्या बचेगा, ओवरऑल ये बचेगा कि ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है इस पॉइंट बी पे, इस पॉइंट बी पे एक फोर्स बचेगा F, ये पॉइंट नंबर बी है, ठीक है। जबकि ओरिजिनल हमारी कंडीशन क्या थी, ओरिजिनल कंडीशन क्या थी, एक रिजिड बॉडी है जिसपे फोर्स लग रहा था ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे फोर्स लग रहा था F, और जब हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से बी पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाए तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए। तो अल्टीमेटली इस पॉइंट से ए पॉइंट से जो F है ये बी पॉइंट पे खिसक के आ गया। अल्टीमेटली प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी प्रूफ हो गई, ठीक है। तो यही सारी बातें देखो यहाँ थ्योरी में मैंने लिख रखी हैं, इसका आप देख लो, एक बार रीड आउट कर लो, बाकी मैंने आपको समझा दिया इसे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इतना वीडियो का लगभग 50% पोर्शन यहाँ पर फिनिश हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना थ्योरी वाला पोर्शन है लगभग लगभग हमने कवर अप कर लिया। अब न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली टर्म जो आपको समझनी पड़ेगी, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अभी हम कोप्लेनर कॉन्करेंट की बात कर रहे हैं, नॉन कॉन्करेंट की बात हम बाद में करेंगे। और जबकि मैं कह रहा हूं कि नॉन कॉन्करेंट फोर्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो यूनिट नंबर 3 में पढ़ोगे जब आप बीम की प्रॉब्लम आएगी, है ना। यहाँ पर हम नॉन कॉन्करेंट की प्रॉब्लम करने वाले ही नहीं है, हम केवल कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की बात कर रहे हैं। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम यानी कई सारे फोर्सेस अगर एक ही बिंदु से होके जा रहे हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम को दो कैटेगरीज में हमने तोड़ लिया, है ना। एक मैंने बोल दिया कि अच्छा रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट का मतलब तो आई होप आपको पता होगा कि अगर एक फोर्स F लग रहा है F1 और एक फोर्स लग रहा है F2, है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट समवेयर इधर आ रहा है, यानी मैं रिजल्टेंट एक ऐसा फोर्स है अगर मैं F1 और F2 को हटा दूं, है ना, F1 और F2 को हटा दूं तो मैं सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर सकता हूं, दैट फोर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट। मानी माने F1 और F2 जो इफेक्ट दे रहा था वो एक ही फोर्स इन दोनों से मिलके एक इफेक्ट देगा। या फिर अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, कई सारे फोर्स लग रहे हैं, F3 लग रहा है या F4 लग रहा है, तो F1 F2 F3 F4 अगर इन चारों को हटा के अगर मैं सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर दूं और इन चारों, ये चारों मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे बॉडी पे, वो ये सिंगल फोर्स अगर प्रोड्यूस करेगा तो दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट, है ना। तो रिजल्टेंट हम दो तरीके से करेंगे इस चैप्टर में, एक तो रिजल्टेंट करेंगे टू फोर्सेस का, है ना, और रिजल्टेंट करेंगे हम सेवरल फोर्सेस का। तो सेवरल फोर्सेस की बात हम करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम दो फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं ये हम देखेंगे। और ऊपर आप रिजल्टेंट की डेफिनेशन पढ़ लो, अ रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स व्हिच कैन रिप्लेस टू और मोर फोर्सेस एंड प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट ऑन द बॉडी एज द फोर्सेस। ये बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब टू फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने के लिए ग्राफिकल मेथड होता है ट्रायंगल लॉ, और नॉन ग्राफिकल मतलब आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो पैरेललोग्राम लॉ से। और जबकि अगर हम सेब्रल सेब्रल कोप्लेनर, सेब्रल का मतलब क्या हो गया कि एक ही बिंदु से कई सारे फोर्सेस जा रहे हैं, आपने कर भी रखे होंगे ये मैकेनिक्स में, आपने एक ही बिंदु से अगर कई सारे फोर्सेस जा रहे हैं तो उसके लिए दो मेथड है हमारे पास। पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस है जो कि ग्राफिकल मेथड है, इसके लिए आपको ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत पड़ती है। और एक प्रिंसिपल ऑफ रिजॉल्व मेथड है, एनालिटिकल मेथड है, जिसको मैं डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर का जो टारगेट है वो पैरेललोग्राम लॉ है, और पैरेललोग्राम लॉ के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल आज के लेक्चर में हम करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पैरेललोग्राम लॉ के। पीवाईक्यू में मैंने आपको दिखाया था न्यूमेरिकल, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़े से टफ क्वेश्चन पैरेललोग्राम लॉ के आते हैं। पैरेललोग्राम लॉ किसी भी बच्चे का मैं नहीं समझता कि आपने सुना नहीं होगा। आप 11th की फिजिक्स में भी पैरेललोग्राम लॉ का प्रूफ करते ही करते थे, है ना, बहुत ही आसान सा है।
तो पहले पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट आप समझ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर एक फोर्स P है और एक दूसरा फोर्स है Q, ठीक है, पहले आप इधर देखिए, ये बाद में देखना, एक फोर्स P है और इन दोनों के बीच में एंगल कितने हैं, थीटा। तो पैरेललोग्राम लॉ कह रहा है कि भाई दो फोर्सेस हैं, अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं, पैरेललोग्राम आपको पता है नहीं पैरेललोग्राम कैसा होता है, पैरेललोग्राम होता है इस तरीके का होता है ना पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको पता होती हैं कि आमने सामने की जो एजेस होती है ये इक्वल होते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो अगर मैं P और Q से अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं, यानी P अगर अगर मैं कह रहा हूं P अगर मैंने लिया है 100 न्यूटन का, तो 100 न्यूटन मैग्नीट्यूड का ये, इसके आगे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं। अगर Q है 80 न्यूटन का, तो 80 न्यूटन को स्केल करके यहां पर Q के सामने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है। ऐसा करने पर जब मैं इस पैरेललोग्राम का डायगोनल, जब इस पैरेललोग्राम का मैं डायगोनल कनेक्ट करूंगा, तो दैट डायगोनल विल गिव मी द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। समझ गए मेरी बात? तो पैरेललोग्राम लॉ कह रहा है कि अगर इस दो फोर्सेस से मिलके अगर मैंने पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद जो डायगोनल होगा वही हमारा रिजल्टेंट होगा, यानी ये जो डायगोनल है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं इन दो फोर्सेस के बदले, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अच्छा, रिजल्टेंट का कभी भी केवल मैग्नीट्यूड नहीं होता, हमेशा डायरेक्शन भी, क्योंकि फोर्स, रिजल्टेंट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, एंड फोर्स मैंने भी आपको बताया कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। बहुत अच्छे, तो P एंड Q, अब यहाँ पर मुझे डेरिवेशन देखना है, तो डेरिवेशन देखने के लिए आपको ये, अब ये डायग्राम समझ लेते हैं, ये डायग्राम किस तरीके से बना है। एक फोर्स तो है P, है ना, और एक फोर्स है Q, दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा। तो जब P के बराबर ये लाइन मैंने ड्रॉ करी और Q के बराबर ये वाली लाइन ड्रॉ करी, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। तो जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इज नथिंग बट द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया और C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एट द पॉइंट नंबर D, C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एट द पॉइंट नंबर D, और ये एंगल, इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, अभी आगे इसका डेरिवेशन देखेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। ABCD क्या है, ये टू फोर्सेस अगर लग रहे हैं और उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में पैरेललोग्राम की दो साइड से, अगर मैं इसका एक स्टेटमेंट वही है जो मैंने आपको बताया, अगर दो फोर्सेस पैरेललोग्राम की दो साइड से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, ठीक है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी। अब P और Q दो फोर्सेस हैं, दोनों साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं, दैट रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ, तो ये इसको बस इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर रखा है, इसको आप रीड आउट कर सकते हो, इसको पॉज करके आप रीड आउट कर सकते हो, बस डायग्राम को एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर मैं डेरिवेशन आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इसका मैं प्रूफ जो है, पैरेललोग्राम का प्रूफ यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ। तो प्रूफ बहुत ही आसान है, प्रूफ बहुत ही आसान है, यहाँ पर आप समझो, अगर अगर ये OA, यहाँ पर देखो मैंने लिख रखा है OA और BC, OA इज द फोर्स P एंड P के बराबर एक ऊपर आपने एक लाइन ड्रॉ करी है BC, तो OA और BC किसके बराबर है, P के बराबर है, ठीक है। और दूसरा फोर्स क्या है, Q, दूसरा फोर्स है Q और P के बीच में एंगल कितना है, थीटा, राइट। तो पैरेललोग्राम को जब आपने कंप्लीट किया और ये डायगोनल ड्रॉ किया, तो डायगोनल इसको O और C को मिला दिया, O और C क्या हो गया, OC इज इक्वल टू रिजल्टेंट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां से P से एक लाइन को एक्सटेंड किया और इस C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, C से, ठीक है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देखो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना भाई। ये दोनों लाइन अगर पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, देखो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, राइट। तो हमें ये भी पता चल गया ये एंगल थीटा है। अब मुझे बच्चों ये बताओ कि अगर मैं इसका साइन थीटा निकालूंगा, तो साइन थीटा क्या हो जाए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हालांकि इतना अगर नहीं समझो तो आपको ये पता होगा
अगर ये Q है तो ये भी Q है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ये P है तो ये भी P है, ये Q है तो ये भी Q है। तो Q के दो कंपोनेंट होंगे, एक साइन कंपोनेंट होगा, एक कॉस कंपोनेंट। कंपोनेंट रिजॉल्व करना आपको आता है तो बस वही लिखा है यहाँ पर, ये साइन कंपोनेंट है, ये कॉस कंपोनेंट है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझो आप, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, Q साइन थीटा। साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी CD, और ये हाइपोटेन्यूज क्यों गया Q, तो CD किसके बराबर हो जाएगा, Q साइन थीटा। CD किसके बराबर हो जाएगा, Q साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से cos थीटा जब आप निकालोगे, cos थीटा हो जाएगा AD अपॉन Q, तो AD क्या हो जाएगा, Q cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें डेरिवेशन करना है, ये बात मैंने बता दी भाई, ये Q साइन थीटा हो गया, ये Q cos थीटा हो गया, ये Q साइन थीटा हो गया, O से लेकर ए तक P हो गया, है ना, ये सारी बातें यहाँ पर मैंने लिख दी। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये बड़ा सा जो ट्रायंगल बनना है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं इस रिजल्टेंट की बात करूं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। दिस रिजल्टेंट इज इक्वल टू, यानी दिस हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर, तो इन दिस ट्रायंगल ओसीडी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो कोई यहां से लेकर यहां तक की दूरी बेस कितना हो गया पी, और ये दूरी कितनी है क्यू कॉस थीटा, तो पी प्लस क्यू कॉस थीटा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। आई होप ये बातें आपको अब याद आ गई होंगी। ठीक है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत आसान सा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2pq कॉस थीटा। क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख दिया। अब मुझे बताओ, यहाँ पर क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और ये क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। अगर मैं क्यू स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके आर की वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, या फिर मुझे अच्छा यहाँ अंडर रूट लगने से रह गया, आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। राइट, अब बताओ मुझे, अगर मुझे ये एंगल निकालना है अल्फा, अगर ये एंगल निकालना है अल्फा, अल्फा कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है क्यू साइन थीटा, और बेस कितना है यहाँ से ओ से लेकर डी तक, बेस हो जाएगा ओ से लेकर डी तक। ठीक है, तो ओ से लेकर डी तक कितना है CD अपॉन ओडी, ओडी कितना है भाई, ओडी कितना है P प्लस क्यू कॉस थीटा, तो Q साइन थीटा अपॉन P प्लस क्यू कॉस थीटा, या फिर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, दूसरे तरीके से लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस क्यू कॉस थीटा। इस डेरिवेशन को आप अच्छे से देख लो, और ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना है, और ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, तभी आप आगे की न्यूमेरिकल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और ये न्यूमेरिकल, पैरेललोग्राम लॉ के न्यूमेरिकल आप पिछले 6-7 साल के न्यूमेरिकल, 5-6 साल के अगर आप पीवाईक्यू देखोगे तो पैरेललोग्राम लॉ के ही ट्रिकी न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं आपके पीवाईक्यू में, सिविल वाले बच्चों के लिए मैकेनिक्स में इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला या एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, दिस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस लगाओगे इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये सब P और Q आपको समझ में आ गया, फार्मूला लगा दो, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से ये फार्मूला निकल के आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, आपने स्कूल टाइम में भी कर रखा है इसका डेरिवेशन, और पिछले साल मैकेनिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, मैकेनिकल में भी ये डेरिवेशन आपने पढ़ रखा होगा। कुछ स्पेशल केस हैं, अगर इस फॉर्मूले में P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, अगर मैं बात करूं इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, थीटा की वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि एक P अगर इधर जा रहा है और Q भी इधर ही जा रहा है, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में कोलिनियर अगर फोर्स हैं तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तब क्या होगा भाई, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये cos 0 तो होता है 1,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका जब अंडर रूट लेंगे तो बचेगा p प्लस क्यू। थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री होगी तो cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, -1 यहां पर लगाएंगे तो ये यहां पर -1 आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर और अंडर रूट का जो होल स्क्वायर है तो ये बच जाएगा p माइनस क्यू। तीसरा केस, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, थीटा की, अच्छा 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया, p इधर जा रहा है और q अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो हो गया 180 डिग्री का मतलब, ठीक है। और 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, p इधर है और q की वैल्यू 90 डिग्री पे है, तो इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल है तो ये भी बहुत आसान है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, तो ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी और यहाँ पर बचेगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखो, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, r इक्वल टू पी प्लस क्यू, आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, रिजल्टेंट की वैल्यू, बहुत ध्यान से सुनो, रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब ये केस नंबर 1 होगा, है ना, तो ये मैक्सिमम होगी, ये वैल्यू होगी मैक्सिमम, रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब केस नंबर 2 होगा, तो ये मिनिमम होगी। देखो इससे ज्यादा नहीं हो सकता है ना, बहुत भाई कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, -1 से लेकर 1 तक होती है ना, तो जब 1 होगी तो ये आपका मैक्सिमम ही आएगा, जब दोनों फोर्स को जब ऐड कर दोगे तभी तो मैक्सिमम आएगा, एक फोर्स में से दूसरा फोर्स माइनस कर रहे हो तब पॉसिबिलिटी रहेगी कि मिनिमम मानेगी, भाई पी और क्यू अगर बराबर हो जाएगा तो मिनिमम आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 से कम तो नहीं हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी केवल केस नंबर 2 में ही बन रही है। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, केस नंबर 1 में आर इक्वल टू पी प्लस क्यू, और रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा, केस नंबर 2 में, है ना, आर इक्वल टू पी माइनस क्यू। और यहाँ पर ना तो मिनिमम है ना मैक्सिमम है, इन बिटवीन अगर 0 से 180 डिग्री कोई भी एंगल हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है, मिनिमम मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम यूटिलाइज करेंगे न्यूमेरिकल में। अब एक न्यूमेरिकल बस समझाने के लिए, जो कि ऑब्वियस सी बात है, इतना सिंपल न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर पी की वैल्यू एक फोर्स है 100 न्यूटन और एक फोर्स है 80 न्यूटन, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री, ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल है 30 डिग्री, आपको निकालना है फाइंड आउट द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और रिजल्टेंट का एंगल भी निकालना है, एंगल कितना बना रहा है, तो r की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 100 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर प्लस 2 100 इंटू 80 इंटू कॉस 30 डिग्री। तो इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लोगे, यहाँ पर ये पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, थोड़ा ब्लड हो रहा है, 173.9 न्यूटन, ये आंसर आ जाएगा रिजल्टेंट का। अगर मुझे रिजल्टेंट एंगल बनाना है, रिजल्टेंट एंगल का मतलब क्या हुआ, अगर मुझे ये बताना है कि P और Q, मतलब ये रिजल्टेंट एंगल जो, ये रिजल्टेंट जो R है, ये इसकी लोकेशन क्या है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमेशा जो रिजल्टेंट की जो लोकेशन देंगे, ये बात मैं आपको बताना रह गया, यहाँ पर जो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन देंगे वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे, पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। फिर से सुनो, ये जो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज ही ली जाएगी। तो यहां पर हम क्या मान रहे हैं, रिजल्टेंट मान रहे हैं, ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, सीधा फॉर्मूला लगा दिया, क्यू साइन थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैंने डायरेक्ट लगा दिया यहाँ पर, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो कैलकुलेटर से निकाल लोगे, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 13.3, यहाँ भी पॉइंट लगा हुआ है 13.3 डिग्री, ठीक है। अब थोड़ा सा एक अच्छा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, डाटा देखते चले जाओ, होता चला जाएगा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में two forces when acting at the right angle produces a resultant of under root 10 Newton and when acting at 60 degree produces a resultant of 13 Newton। देखो इसमें क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कई बार कैलकुलेशन में अटक जाते हैं बच्चे, क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो करते हैं इसके केस नंबर 1 ले लेते हैं, केस नंबर 1। फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि दो फोर्सेस हैं, लेट अस से P और Q दो फोर्सेस हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है, पहले केस में दे रखा है रिजल्टेंट अंडर रूट 10। तो क्या मुझे फार्मूला लिखने की जरूरत है, चलो एक बार लिख देता हूँ फार्मूला,
आर इज इक्वल टू, या आर स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकता हूँ ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। लिख सकता हूँ, एक बार लिख लेते हैं फॉर्मूला। आर की वैल्यू कितनी है, √10, √10 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस प्लस 2 पी क्यू प्लस 2, एक बार कितना दे रखा है, एंगल, एंगल दे रखा है एक बार थीटा, एक बार एंगल दे रखा है थीटा इज इक्वल टू राइट एंगल, एक बार एंगल दे रखा है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री कितना होता है भाई, 90 डिग्री तो 0 ही होता है, तो 2 पी क्यू कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, √10 का स्क्वायर मतलब 10, 10 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन, सेकंड हमें दे रखा है आर की वैल्यू √13 है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब इस केस में डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं, आर की वैल्यू √13 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 0.5 होती है। ठीक है, तो √13 इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इंटू 1/2, तो 1/2, तो 2 से 2 कट गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया। अच्छा, यहाँ पर क्या मैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर सकता हूँ। वी नो दैट फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, देखो थोड़ी सी ट्रिक इसमें रहती है, मैंने बताया ना पैरेललोग्राम के न्यूमेरिकल सीधे सीधे नहीं होंगे। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से मैंने रख दी 30, मैंने रख दी 10 इज इक्वल टू प्लस पी क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, आई होप दिस इज विजिबल, राइट। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 13 में से 10 गया, इट इज 3। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखो, अब आगे, अब किताब की अगर बात करोगे तो किताब में इसने क्वेश्चन यही खत्म कर दिया, उसने क्या करा, हिट एंड ट्रायल लिया। किताब ने क्या किया, हिट एंड ट्रायल लिया कि भाई पी क्यू अगर 3 है तो पी की वैल्यू 1 ले ली, क्यू की वैल्यू 3 ले ली, यही पॉसिबिलिटी बन रही है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। पी की वैल्यू 1 लोगे, क्यू की वैल्यू 3 लोगे, और इसी पे देखो 1 का स्क्वायर और क्यू इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 9 + 1 इज इक्वल टू। लेकिन भाई बच्चे इस बात पे सेटिस्फाई नहीं करेंगे, बच्चे कहेंगे सर हम तो हिट एंड ट्रायल नहीं करेंगे। तो कोई बात नहीं, आप हिट एंड ट्रायल अगर नहीं करना चाह रहे हो तो आप इसको अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर मैं क्या लूंगा, यहां पर मैं अगर पी क्यू की वैल्यू 3 है तो मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू 3/P। Q की वैल्यू मैं लिख सकता हूं 3/P। ठीक है, तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, बस इसमें थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहेगी, बाकी क्वेश्चन आप समझ गए हो। 2 केस दे रखे हैं, एक बार थीटा 90 डिग्री दे रखा है, एक बार 60 डिग्री दे रखा है। तो Q इज इक्वल टू 3/P है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, 10 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3/P का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 इज इक्वल टू, भाई पी की वैल्यू निकालनी है, हमें पी की वैल्यू निकाल लेंगे तो काम खत्म हो जाएगा, और क्यू की वैल्यू भी आ जाएगी आराम से। तो पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/P स्क्वायर, राइट। तो ये P की पावर 4 प्लस 9, P की पावर 4 प्लस 9/P स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा P स्क्वायर, या शॉर्टकट नहीं मारूंगा मैं, P स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 10P स्क्वायर, P की पावर 4 माइनस 10P स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्या आप P की वैल्यू निकाल सकते हो, तो यहाँ पर हमें ये इसकी पावर 4 है तो ये तो हमें करना आता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर एक हिट एंड ट्रायल ले सकता हूँ। मैं ले सकता हूँ पी स्क्वायर को अगर मैं x मान लूँ,
अगर मैं पी स्क्वायर को x मान लूंगा तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 10x प्लस 9 माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको जब सॉल्व करोगे इसकी दो वैल्यू आएंगी। एक वैल्यू आएगी मैं केवल एक ही वैल्यू लिख देता हूँ ना, दूसरी आप अपने आप निकाल लेना। x की वैल्यू आएगी 9, एक वैल्यू आएगी 1, तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। अगर आप 1 लोगे तो बात वही है, या तो p की वैल्यू 1 हो जाएगी या q की वैल्यू 3 हो जाएगी, या फिर q की वैल्यू 1 हो जाएगी कि p की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो मैंने एक ही वैल्यू ले ली। x की वैल्यू अगर 9 आ रही है ना, इसका मतलब p स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, p स्क्वायर की वैल्यू हो गई 9 और p की वैल्यू हो गई √9 मतलब 3 किलो न्यूटन में था या न्यूटन में था, एक बार देख लेते हैं। ये न्यूटन में था, तो 3 न्यूटन, ये तो हो गया आंसर। जब P की वैल्यू 3 किलो न्यूटन है और हमें क्या पता था पी क्यू इज इक्वल टू 3, वी नो दैट पी क्यू इज इक्वल टू 3, हेंस तो P की वैल्यू 3 आ गई तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 न्यूटन। बस यही आंसर हो गया। ठीक है, तो P और Q इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था, दो केसेस दे रखे थे, कहीं थोड़ी सी कैलकुलेशन में अटक रहे थे तो हमने फटाक से कैलकुलेशन इसकी कर दी। कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल आ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन भी देखो मुश्किल नहीं है, मैंने ऑलरेडी देखो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता तो कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व कर रखे हैं। टू फोर्सेस इक्वल टू द P एंड P2P, यानी दो फोर्स हैं, F1 की वैल्यू P है और F2 की वैल्यू 2P है, एक्ट ऑन अ रिजिड बॉडी व्हेन द फर्स्ट फोर्स इज इंक्रीज बाय, देखो केस नंबर 1, इसमें भी दो केसेस हैं कि पहला केस लेंगे फिर दूसरा केस लेंगे। पहले केस में P और 2P ले लिया और दूसरे केस में P की वैल्यू कर देंगे P प्लस 100 और 2P की वैल्यू कर देंगे 4P। इसको इसको क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट रिमेन और अनऑल्टरेड, यानी हम कह रहे हैं जो अल्फा की वैल्यू है वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है दोनों ही केस में। तो हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है, P कितनी है, P फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा हमने निकाल लिया दोनों फोर्स के, सॉरी थीटा की वैल्यू मान ली दोनों फोर्स के बीच का एंगल, और अल्फा निकाल लिया रिजल्टेंट ऑफ P फोर्स के बीच की वैल्यू। तो tan अल्फा इज इक्वल टू q sin थीटा, अगेन मैंने यहाँ फार्मूला लिख दिया q sin थीटा अपॉन p प्लस q। दूसरा वाला फोर्स कितना है 2p, पहला फोर्स कितना है p, दूसरा फोर्स q की वैल्यू कितनी है 2p और पहला वाला फोर्स तो p है, राइट। तो q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। तो यहां से आप देखो, आप ध्यान करो तो P ऊपर भी आ रहा है P नीचे भी आ रहा है, तो ये सारा P क्या हो जाएगा, ये आपस में पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये P जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस 2 cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि P की वैल्यू P प्लस 100 हो गई और 2P की वैल्यू हो गई 4P। तो यहाँ पर 2P की वैल्यू जब 4P होगी तो 4P sin थीटा और P की जगह P प्लस 100 रख दिया। बस इतना, बहुत ही आसान सा बहुत आसान सा सवाल है, बस थोड़ा सा बच्चा घूम जाता है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये कह रहा है भाई अल्फा रिमेन अनअल्टरेड, यानी जो अल्फा की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, रिजल्टेंट एंगल चेंज नहीं हो रहा है। तो ये tan अल्फा tan अल्फा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों का RHS, इन दोनों का राइट हैंड साइड दोनों को बराबर कर दिया। जब हम इसका RHS बराबर करेंगे, 1 और 2 का RHS बराबर कर देंगे। अब कर लेते हैं इसे सॉल्व। देखो ये sin थीटा और ये sin थीटा कैंसिल हो जाएगा और 2 की टेबल इसमें पढ़ोगे तो 2 2 जा, ठीक है, 2 टू जा 4, ये दो, यानी 2p अपॉन ये 1 हो जाएगा 1 प्लस 2 cos थीटा, 2p अपॉन p प्लस 100 4p cos थीटा। ठीक है, इसको इधर ले गए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ले गए, 4p cos थीटा से कट गया, p प्लस 100 इज इक्वल टू 2p, तो p की वैल्यू आ गई 100 न्यूटन। अच्छा क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन आप देखना, पैरेललोग्राम के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है ये मैं कराने जा रहा हूं। इसी तरीके का न्यूमेरिकल एक बार और आ चुका है, पिछले साल भी इसी तरीके का न्यूमेरिकल आ चुका है। तो पहले ये वाला न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर बाद में वो वाला न्यूमेरिकल करेंगे। इसको रीड आउट कर लेते हैं एक बार। ये कह रहा है कि भाई ये कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस वन ऑफ विच इज डबल द अदर। एक फोर्स है P, एक फोर्स मैंने मान लिया P, है ना, और एक फोर्स हो गया 2p। ये कह रहा है कि एक फोर्स P है
और एक फोर्स है इसका डबल, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट है, एक फोर्स तो हो गया P और एक फोर्स हो गया, केस नंबर 1 की अगर बात करें, ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट है, इनके रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है 260 न्यूटन, इनके रिजल्टेंट की वैल्यू है 260 न्यूटन। फिर से पढ़ लो, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस वन ऑफ विच इज डबल द अदर, तो एक फोर्स तो हो गया P, तो दूसरा फोर्स का डबल है, कितना हो गया 2P। यहां हम कह सकते हैं कि केस नंबर 1, सॉल्यूशन केस नंबर 1, केस नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं, F1 की वैल्यू अगर P है तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2P, और दोनों के बीच में रिजल्टेंट कितना है भाई, रिजल्टेंट की वैल्यू है 260 न्यूटन, ठीक है। तो पहले इसी क्वेश्चन को हम पहले केस नंबर 1 को देख लेते हैं। केस नंबर 1 में जब फॉर्मूला लगाएंगे आर स्क्वायर इजगल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, तो आर की वैल्यू कितनी है 260, 260 का स्क्वायर इजिकल टू पी की वैल्यू भाई पी है और क्यू की वैल्यू कितनी है 2P, 2P का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी, पी तो पी है और क्यू की वैल्यू कितनी है 2P, है ना, कॉस थीटा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 260 को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, 260 का स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 4P स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4P स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। तो P प्लस 4P स्क्वायर कितना हो जाएगा 5P स्क्वायर प्लस 4P स्क्वायर कॉस थीटा। तो लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 260 का स्क्वायर, इसको एक साथ ही कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, F1 की वैल्यू तो वही है P और F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2P है, और R की वैल्यू अब चेंज हो जा रही है, R की वैल्यू हो जा रही है 180 न्यूटन। अभी मैं समझा देता हूं आपको, देखो यहां तो थीटा की वैल्यू थीटा ही रहेगी, लेकिन यहां पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस थीटा। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं अभी। ये कह रहा है कि अगर अगर मैंने क्या किया, जो दूसरा फोर्स है यहां पर देखो, इफ लार्जर फोर्स इज रिवर्स एंड अदर रिमेन्स अनअल्टर्ड, दूसरे वाले को हमने चेंज नहीं किया, बड़े वाले को चेंज किया लेकिन दूसरे वाले को चेंज नहीं किया। बड़े वाले को अगर चेंज करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो गई, इसकी डायरेक्शन ऐसे अपोजिट हो गई, ठीक। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट समवेयर इधर आ रहा होगा, ये रिजल्टेंट कहीं इधर आ रहा होगा भाई, ये दो एक फोर्स इधर जा रहा है एक फोर्स इधर जा रहा है, इनका रिजल्टेंट इधर ही कहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा था, अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, अब बताओ मुझे, अगर ये एक फोर्स इधर जा रहा है एक फोर्स इधर जा रहा है, ये एंगल थीटा है, इसको अगर मैंने अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया तो ये एंगल कितना बचा, सोच के बताओ, ये पूरा एंगल कितना है 180, 180 हाफ एंगल है, तो ये एंगल कितना बचा 180 माइनस थीटा ही तो बचा, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा बचा अगर इसकी डायरेक्शन मैंने अपोजिट कर दी, इसकी डायरेक्शन तो वही रही और इस 2P की डायरेक्शन अपोजिट कर दी, तो अगर ये एंगल थीटा था तो ये एंगल कितना बचा 180 माइनस थीटा। बस यही बात समझनी है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। तो ऐसा करने पे क्या हुआ, रिजल्टेंट की वैल्यू चेंज हो गई, कितनी चेंज हो गई 260 से कितनी हो गई, ये हो गई 180। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2 बार आपके एकेटीव एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग करने के लिए अंडरलाइन कर लेता हूं इसे, इसे भी। अब केस नंबर 2 लगा देते हैं। केस नंबर 2 थोड़ा शॉर्ट में लगाऊंगा, जगह यहाँ पर कम है, 260 का स्क्वायर करना है, यहाँ पर मैंने कर दिया 180 का स्क्वायर, 180 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2P का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू 2P कॉस 180 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा। जब माइनस कॉस थीटा होगा तो मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूं, 180 के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर यानी 5P स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया, है ना, प्लस प्लस की जगह ये माइनस है तो माइनस इधर आ गया,
माइनस का 4p स्क्वायर कॉस थीटा। बस हो गया क्वेश्चन आपका। जस्ट ए मिनट। ये हो गया 4p 5p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर कॉस थीटा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं प्लस कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 इज एडिड टू इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। तो एलएचएस को एलएचएस में प्लस कर दूं, आरएचएस को आरएचएस में प्लस कर दूं। एलएचएस हो जाएगा 260 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 5p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर कॉस थीटा। तो ऑब्वियस ही बात है, ये 4p स्क्वायर कॉस थीटा 4p स्क्वायर कॉस थीटा कट गया, 5p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा इसको मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। ये सॉल्व करके आएगा p की वैल्यू आएगी p स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 5p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर 10 स्क्वायर हो जाएगा। p स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 10,000। ठीक है, कैलकुलेटर से कर लेना। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 न्यूटन। अंडर रूट ले लोगे इसका, दैट p बिकम 100 न्यूटन। ठीक है, तो F1 को हमने क्या माना था, F1 को हमने माना था p, तो p की वैल्यू हो गई 100 न्यूटन। तो F2 को माना था 2p, तो 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 न्यूटन। अच्छा, फर्दर क्या पूछ रहा है, फर्दर ये पूछ रहा है कि ये भी बता दो भाई दोनों के बीच में एंगल कितना है। टू कैलकुलेट द एंगल, टू कैलकुलेट द एंगल फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में ही चले जाओ दोबारा से, या इक्वेशन नंबर 2 में चले जाओ, मर्जी आपकी। इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, 260 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर कॉस थीटा। p की वैल्यू मुझे पता ही है 260 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 100 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इसको सॉल्व कर लोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, कॉस थीटा बिकम्स 0.44। तो सॉल्व कर लेना आप लोग, और तो थीटा की वैल्यू जाएगी कॉस इनवर्स 0.44 एंड दिस इज इक्वल टू 63.89। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, और ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। अब यही क्वेश्चन देखो, सिर्फ डाटा चेंज है, सिर्फ यही क्वेश्चन पिछले साल पिछले सेशन में 2024-25 में पूछा गया है। तो आप देख सकते हो केवल डाटा चेंज है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन वही कह रहा है कि दो फोर्सेस हैं, पहले केस में इनका रिजल्टेंट कितना है 300, तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई है ना, p और 2p मान लिया। दूसरे केस में इनकी अगर इसको इसकी डायरेक्शन को पलट दिया जाता है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस थीटा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन यहाँ पर आ गई। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को प्लस कर दिया, 1 और 2 को प्लस कर दिया, तो यहाँ से p स्क्वायर आ गया, p की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 1 फिर से लगा ली तो थीटा की वैल्यू आ गई। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान देना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। 106 का स्क्वायर 106.07 का स्क्वायर कुछ पॉइंट में आएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ पर जो कैलकुलेशन की गई है वो 112.50 ऐसे की गई है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसका आंसर पिछली साल का क्वेश्चन है, मनी मार्च 2025 में पूछा गया है, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को प्लस कर दो। देखो आप इतना सा समझ लो, पैरेललोग्राम का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूछा जा रहा है आपसे, रिपीटेडली पूछा जा रहा है ये। आप इतना समझ लो, पैरेललोग्राम का कोई क्वेश्चन जो आपको लगेगा कि आपसे नहीं हो रहा है, तो भगवान आपकी मदद करेगा उसमें। इसमें हमारी क्या मदद करी,
इसमें ये मदद करी कि 4p² cos² थीटा, ये दोनों कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक होगी कि आप मैथमेटिकल जब कैलकुलेशन कर रहे होगे तो कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा होगा, कुछ ना कुछ जरूर इसमें कुछ ऐसा हो रहा होगा कि आपकी मदद हो जाएगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, आप इस क्वेश्चन में क्या मदद हुई थी, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर 4p cos थीटा 4p cos थीटा कट गया, अगर ये नहीं कटता तो आफत हो जाती, अगर नहीं कटता तो भैया ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता, बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, तो आप पैरेललोग्राम के जो डिफरेंट क्वेश्चन है इसकी आप प्रैक्टिस करो। लास्ट क्वेश्चन 2019-20 में पूछा गया था, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडीज आर 35 एंड 5 न्यूटन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी मैंने बताया आपको ग्रेटेस्ट और लीस्ट फोर्स क्या होते हैं, है ना। अगर मैं रिजल्टेंट केस नंबर 1 केस नंबर 2 व्हेन थीटा इज इक्वल टू, अगर थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री, है ना, तो आर की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम कितनी होती है, p प्लस क्यू। और बट थीटा की वैल्यू जब 180 डिग्री होती है तो आर की वैल्यू मिनिमम होती है, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, p माइनस क्यू। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर 35 किलो न्यूटन एंड 5 किलो न्यूटन रिस्पेक्टिव। यही क्वेश्चन खत्म हो गया, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया था आपका 10 मार्क्स में आया था ये। आर मैक्सिमम कितना हो गया 35, 35 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, इक्वेशन नंबर 1, है ना, और 5 किलो न्यूटन, दिस इज इक्वल टू p माइनस क्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या ये मुझे बताने की जरूरत है, कैसे सॉल्व करोगे, इक्वेशन 1 और 2 को अगर प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा 35 प्लस 5, है ना, इक्वेशन 1 और 2 को मैंने प्लस कर दिया, 35 प्लस 5 40, p और p को प्लस कर दिया 2p हो गया, और q से q कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू आ गई कितनी 20 न्यूटन, है ना, और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, किसी भी जगह लगा दो आप वैल्यू, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, 30 20 35 में से 20 चला गया, कितना आ गया 15 न्यूटन। बस हो गया क्वेश्चन। क्या कुछ और पूछा गया है तो कुछ और भी निकाल दो, अगर कुछ और पूछा गया है तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, फर्दर देखो, व्हाट वुड बी द एंगल बिटवीन दीज फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। अच्छा, आपको पी और क्यू की वैल्यू पता चल गई, अब ये कह रहा है कि भाई इसके बीच का मैग्नीट्यूड और बता दो, इसके बीच का, दोनों के बीच का एंगल बताओ। अगर सेकंड सेकंड पार्ट की अगर बात करें, सेकंड पार्ट में अगर कह रहा है कि पी और क्यू तो आपको पता चल ही गया, पी की वैल्यू कितनी आ गई 20 न्यूटन, है ना, और क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 15 न्यूटन। ये कह रहा है कि अगर इफ रिजल्टेंट इज 25, है ना, अगर इसको इस पोजीशन पे लगाया गया होता कि इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट अगर 25 न्यूटन होता, 25 किलो न्यूटन होता, व्हाट वुड बी द एंगल बिटवीन द, इफ द मैग्नीट्यूड इज 25 किलो न्यूटन, अगर ये 25 किलो न्यूटन होता तब इसका एंगल बता दो थीटा। बहुत ही आसान है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। देखो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन है, बहुत जरा जरा से क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। 15 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 15, क्या आगे आप लोग कर लोगे, क्या कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है, मैं थोड़ी सी इंटरमीडिएट कैलकुलेशन लिख देता हूँ, 625, इसको जब करोगे तो ये भी 625 आएगा, प्लस इसको कुछ कर लो या नहीं कर लो, 600 कॉस थीटा, 600 कॉस थीटा, तो ये 625 और 625 कट जाएगा, 600 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री पे होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस ये एक ही ट्यूब है। अब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो गया, मैं आगे का कंटेंट जल्दी पढ़ा दूंगा आपको। एक ही ट्यूब के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पैरेललोग्राम लॉ के, ये मैंने इस वीडियो में कवर अप कर दिए। थोड़े से एडिशनल वीडियो भी लेक्चर, एडिशनल न्यूमेरिकल भी कवर कर दिए, और जो पीवाईक्यू में आए हुए थे वो न्यूमेरिकल भी मैंने यहाँ पर कवर अप कर दिए। अब जल्दी से देख लेते हैं ट्रायंगल लॉ। अगर दो फोर्स की बात हो रही है, अगर दो फोर्सेस की बात हो रही है, तो हम ट्रायंगल लॉ फोर्स से भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। ट्रायंगल लॉ क्या कह रहा है, ट्रायंगल लॉ ये कह रहा है कि अगर
अगर एक फोर्स है सपोज 100 न्यूटन, है ना, और अगर दूसरा फोर्स है 80 न्यूटन, दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री, अगर दोनों के बीच का एंगल है तो यहाँ पर एक एक रूल आता है हेड टू टेल, यहाँ पर एक रूल आता है हेड टू टेल, ठीक है। हेड टू टेल में मैं क्या करूंगा, इसका हेड और इसकी इसकी टेल, इन दोनों को मिला दूंगा, है ना, ये 30 न्यूटन इसको मिला दूंगा, राइट। तो इन दोनों को जब मैं ट्राइंगल को कंप्लीट करूंगा तो क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन विल बी गिवन बाय दिस रिजल्टेंट आर। बस इतना, ये ट्राइंगल लॉ है ना, इसको एक बार आप देख लेना, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं किसी बॉडी पे, उसको अगर कोई ट्रायंगल है, ऐसे समझो आप, ऐसे समझो ये अगर कोई ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का एक फोर्स ये P हो गया, एक Q हो गया, यानी ट्रायंगल की दो साइड्स को, दो साइड से अगर मैं दो फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है, इन ऑर्डर देन देयर रिजल्टेंट मे बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड, यानी तीसरी जो साइड होगी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। यहां पर अगर ये एरो इस तरीके से बनना है तो ये एरो ऊपर की ओर आएगा, नीचे की ओर नहीं आएगा, ठीक है। टेकन इन अपोजिट साइड, इसको जो क्लोज करेगा दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो वही यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाया गया है, P और Q के बीच में एंगल है थीटा, तो यहाँ पर ट्रायंगल जैसे हम कंप्लीट करेंगे तो द ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय R। तो यहाँ पर इस जो कंटेंट था हमारा मेन, तो मैंने यहाँ पर कंटेंट में आपको बताया था कि रिजल्टेंट अगर दो फोर्सेस हैं, अगर दो फोर्सेस हैं तो उसका रिजल्टेंट मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ट्रायंगल लॉ से भी आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो, लेकिन जनरल सी बात है, आपके पास कैलकुलेटर होता है, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होता नहीं है, यहाँ पर आपको स्केलिंग लेनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 100 न्यूटन को लेट अस से 10 सेंटीमीटर ले लिया, और 30 न्यूटन को अगर आपने 3 सेंटीमीटर ले लिया, तो उसी हिसाब से आपको ज्योमेट्री बॉक्स से रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ये ग्राफिकल मेथड है। जनरली हम लोग क्या करते हैं भाई, इसको 2 नंबर के हिसाब से आप इसका स्टेटमेंट याद कर लो, और बाकी निकालेंगे हम पैरेललोग्राम लॉ से, राइट। अब दो से ज्यादा अगर फोर्सेस लग रहे हैं, अगर दो से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं तो इसकी बात हम करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। दो से ज्यादा अगर फोर्सेस लग रहे हैं उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ग्राफिकल मेथड से और कैसे निकालेंगे एनालिटिकल मेथड से, इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो अभी थोड़ा सा लेंदी हो गया, तो पॉलीगन लॉ में अभी स्किप कर रहा हूं। अब एक एक करके जल्दी से, बस 2-3 मिनट का टाइम और लूंगा मैं, एक एक करके मैं एक एक क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूं। आप देखो इस पूरे कंटेंट में, इस पूरे वीडियो में क्या सारे PYQ कवर हो गए, बताओ, यस और नो करते चले जाना। हाउ अ रिजिड बॉडी डिफर फ्रॉम अ इलास्टिक बॉडी, देखो इसका आंसर मैंने आगे लिख दिया है ना, लेकिन फिर भी आप इलास्टिक बॉडी आपको पता होगी, इलास्टिक बॉडी जिसमें फोर्स लगाने पे वो डिफॉर्मेशन जिसमें हो जाता है वो इलास्टिक बॉडी कहलाती है, जबकि रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसपे फोर्स लगाने पे उस पर कोई सा भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया हमने, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। डायनेमिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, ये भी हमने प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी आप देख रहे तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स हमें पता था, ऊपर या नीचे उसके लाइन ऑफ एक्शन पे हम फोर्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स, इसका क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ लिया हमने, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर, उसमें भी कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट, ये आपके AQ2 में 2 नंबर में भी आ सकते हैं, और या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। नॉन कॉन्करेंट और नॉन पैरेलल, देखो अगर आप क्लासिफिकेशन समझ गए तो इसका भी आंसर कर दोगे। एप्लीकेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, एप्लीकेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ फोर्सेस सबके लिए, सिविल वाले के लिए भी है, मैकेनिकल वाले के लिए। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैंने आगे की स्लाइड में इसका आंसर लिख दिया है, अगर आप इसको रेफर भी ना करो, अपने कॉमन सेंस से भी इसका आंसर ले सकते हो भाई। सिविल वाले के लिए क्या है, कोई भी ब्रिजेस है, कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी फ्रेम है ना, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी फ्लाईओवर है, तो उसमें क्या है कि उसमें फोर्सेस लगी रहे, तो वो सिविल वाले के लिए। मैकेनिकल वाले के लिए क्या होगी, कोई भी कार चल रही है, कोई बाइक चल रही है, ऑटोमोबाइल में हो गया है ना, या फिर कोई मशीन है, तो उसमें उसमें फोर्स सिस्टम हमेशा लगता रहता है, तो ये सारी इसकी एप्लीकेशन हो गई। रोबोटिक्स में इसकी एप्लीकेशन हो गई, रोबोटिक्स में आर्म डिजाइन कर रहा हो तो वहां पर तरह तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। कोलिनियर और कॉन्करेंट फोर्स, ये भी हमने वहां पर डिस्कस कर लिया था क्लासिफिकेशन में, है ना। प्रूफ, इसको प्रूव कर लिया, ट्रांसमिसिबिलिटी थ्योरम को हमने प्रूव भी कर लिया और डिफाइन भी कर लिया, सुपरपोजिशन की हेल्प से प्रूव किया था। अब यहाँ पर देखो AQ2 के PYQ, ये तीनों ही न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व करा दिए। एक न्यूमेरिकल 2024-25 में पूछा गया था, ये दोनों न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम है, और ये न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट और लीस्ट रिजल्टेंट वाला भी मैंने न्यूमेरिकल आपको करा दिया, ठीक है। तो इसका आंसर उसमें कवर नहीं था, यहाँ पर मैंने आंसर दे दिया रिजिड और इलास्टिक बॉडी में।
और एप्लीकेशन ऑफ द सिस्टम फॉर अपने मन से आप बना के लिख सकते हो, मैंने कुछ कुछ यहाँ पर लिख दिए, आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हो। अभी ब्रिज के डिजाइन में, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के, डैम के कंस्ट्रक्शन में, मशीन डिजाइन में, मशीन को डिजाइन करने पे, आईसी इंजन में यानी कार में, बाइक में, ट्रक में, रोबोटिक्स में, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोडेक्स। देखो इसमें ये आपका मतलब आपका बायोलॉजी से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो फोर्सेस, हमारी बॉडी में भी बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं जब हम ट्रेवल करते हैं, जब हम रनिंग करते हैं, तो उन सब की एप्लीकेशन यहाँ पर आ गई। सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या पढ़ रहे हैं, ये इसकी एप्लीकेशन आ गई। ये पीवाईक्यू में आपका 10 नंबर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया था। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप क्लासिफिकेशन लिखो, बढ़िया से डायग्राम बनाओ, उसके बारे में डिफाइन करो और साथ में एप्लीकेशन लिख दो, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो बिफोर वी एंड द वीडियो एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, AQ2 सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए गेटवे क्लासेस में, गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन में सिविल वाले बच्चों के लिए कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं ऑलरेडी। तो वहां से जाके आप उसमें कोर्सेज का एनरोलमेंट करा सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 का कॉम्बो पैक ले सकते हो, जिसमें 11 सब्जेक्ट मिल जाएंगे और मैथमेटिक्स 4 इंक्लूडेड है। या फिर केवल आप सेमेस्टर 3 का कॉम्बो पैक लेना चाह रहे हो तो उसमें आपको 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। आप गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन में जा सकते हो, वहां पर डिटेल दे सकते हो और साथ में कोर्स का एनरोलमेंट करा सकते हो, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो लेक्चर का जो कंटेंट था उससे रिलेटेड मैंने एक एक पीवाईक्यू जो पिछले 6 साल में आए हुए थे वो मैंने आपको करा दिया। इसलिए थोड़ा सा वीडियो आगे इसलिए वीडियो थोड़ा कंटेंट लंबा हो गया। तो आगे से जितने भी वीडियोस आएंगे वो कंटेंट के हिसाब से आएंगे। आज के लेक्चर का जो मोटिव था वो दो मोटिव थे। एक तो बेसिक्स, आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स सिस्टम है, फोर्स सिस्टम की वैल्यू क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है ना, एक तो बेसिक्स हमने कवर करना था। दूसरा पैरेललोग्राम के साथ उसके न्यूमेरिकल हमने कवर करने थे। थ्योरी में जो 50% पोर्शन था वीडियो का वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ना, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ट्रांसमिसिबिलिटी हो गया, सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं, ये सब पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। और साथ ही साथ पैरेललोग्राम के न्यूमेरिकल, जो ट्रिकी न्यूमेरिकल हैं, ये भी आपके AQ2 में पूछे जाते हैं। तो दोनों को ही मैंने टॉपिक वाइज आज के वीडियो में कवर किया, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उन बच्चों को जो लास्ट तक वीडियो तक देख रहे हैं, है ना। और आगे भी आपका गेटवे क्लासेस अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये मैकेनिक्स आपका इसी तरीके से पीवाईक्यू के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूरा के पूरे सिलेबस के हिसाब से आपका कवर कराया जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।